जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स, ठीक ना, जो कि सी टेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी टेट जैसे एग्जाम में, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी ईवीएस के नोट्स में क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, आज का टॉपिक है, हम वाटर से जल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जल के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। तो देखिए, महासागरों का जल लवणी है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक ना। जो महासागर है वहाँ का जल क्या है, पूरा का पूरा लवणी है, मतलब खारा है, और ये मानव के पीने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। अलवणी जल केवल 2.7% है पूरे पृथ्वी पर, ठीक ना। तो 2.7% पानी ही पीने योग्य है इस धरती में। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अब 2.7% पीने योग्य पानी है, तो इसका भी जो 70% भाग है वो कहाँ है, बड़े बड़े पहाड़ियों में बर्फ के रूप में है, ठीक ना। बर्फ की चादरों के रूप में, हिमानियों के रूप में, ग्लेशियर के रूप में है। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। यदि मछलियां हैं पानी के अंदर तो ऑक्सीजन की कमी होगा तो क्या होंगे, मछलियां मर जाएंगे। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है, ठीक ना। पानी को यदि हमको साफ करना है तो इसका सबसे अच्छा जो आइडिया है, तरीका है, वो क्या है कि पानी को उबाल दो, ठीक ना। इसीलिए जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए। अगला जो फैक्ट है पानी के बारे में, तो देखिए, गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है, ठीक ना। यदि आप गंदा पानी पीते हैं तो इससे आपको दस्त हो सकता है और हैजा भी हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर, ठीक ना। दस्त और उल्टी जैसे पड़ता है तो देखेंगे आपका शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा, और इससे क्या होता है कि पानी का जो शरीर है वो बाहर चला जाता है। जल का सर्वाधिक घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक ना। जल का, पानी का सबसे ज्यादा घनत्व तो कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, ठीक ना। पानी क्या है, एक सार्वभौमिक विलायक है, मतलब सभी जगह पाया जाता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस में जल विद्यमान होता है। अब देखिए, पदार्थ का तीनों अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, सभी अवस्था में पानी पाया जाता है। अगला जो फैक्ट है वो है कुआं या बावड़ी के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में फैक्ट है, कुआं या बावड़ी के बारे में। तो देखिए, सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी है, ठीक ना। ये कुआं या बावड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान राज्य में पाया जाता है, जहाँ क्या किया जाता है, पानी का भंडारण किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, ठीक है। अगला जो फैक्ट है देखिए, मृत सागर के बारे में है। तो मृत सागर क्या है, एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है मृत सागर के बारे में। तो देखिए, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, ठीक ना। जो मृत सागर है सबसे खारा पानी का सागर है, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होती है। मृत सागर में हम तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, ठीक ना। मृत सागर में हम बड़े ही आसानी से तैर सकते हैं, और ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि आराम से लेटे हों पानी के ऊपर। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अगला जो फैक्ट है वो है पाचन का रहस्य। तो पाचन के रहस्य के बारे में देखिए, एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। तो देखिए, डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले, ठीक ना। इन्होंने मार्टिन के पेट से कुछ पाचक रस निकाला और उस पाचक रस से कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए, ठीक ना। एक डॉक्टर थे
बोमोंट, ठीक ना, जो कि मार्टिन नामक व्यक्ति के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले, ठीक ना। इन्होंने मार्टिन के पेट से कुछ पाचक रस निकाला और उस पाचक रस से कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए और इन्होंने एक तालिका बनाया, ठीक ना। तो इस तालिका के माध्यम से क्या समझाए डॉक्टर बोमोंट, तो देखिए डॉक्टर बोमोंट की तालिका: खाने की चीज, पेट में पाचन का समय, ठीक ना, खाने की चीज, पेट में पाचन का समय, गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय, ठीक ना। इन्होंने खाने का जो चीज है उस पर प्रयोग किया, पेट में पाचन का समय नोट किया इन्होंने, और गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय इन्होंने नोट किया। तो क्या पाया इन्होंने, तो देखिए कच्चा दूध पेट में कितना टाइम में पचता है, तो 2 घंटे 15 मिनट में, लेकिन गिलास में कितना टाइम में पचा, 4 घंटे 45 मिनट में। उबला हुआ दूध पेट में पच गया 2 घंटे में, लेकिन गिलास में कितना देर में पचा, 4 घंटे 15 मिनट में पचा। अगला फैक्ट है पूरी तरह उबला अंडा, तो 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पच गया, लेकिन गिलास में पचने के लिए 8 घंटे का टाइम लगा। कम उबला अंडा 3 घंटे में पेट में पच गया, लेकिन गिलास में कितने टाइम में पचा, 6 घंटे 30 मिनट में पचा। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में पच गया पेट में, लेकिन 4 घंटे 15 मिनट लगा गिलास में पचने के लिए। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट लगा पेट में पचने के लिए, लेकिन गिलास में वही 4 घंटे में पचा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए डॉक्टर बोमोंट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उबला खाना ठीक से नहीं पचता, उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस अम्ल की तरह होती है, एसिड की तरह होती है, ठीक ना। अब देखिए डॉक्टर बोमोंट ने क्या देखा कि पेट में खाना को पचाने के लिए जो पेट है वो खाने को खूब घुमाता है, हिलाता है, ठीक ना। यह भी देख पाए डॉक्टर बोमोंट की मार्टिन जब भी दुखी या परेशान होते तो उनका खाना ठीक से नहीं पचता, लेकिन यदि वो खुश रहते तो उनका खाना पेट में बहुत जल्दी पच जाता। तो ये था डॉक्टर बोमोंट के बारे में। अगला कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि एनसीईआरटी में लिखा है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामड़ी तांड्रा बनाया जाता है, ठीक ना। आम का पापड़ बनाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, मामड़ी तांड्रा। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि गुड़ और चीनी आम को खराब नहीं होने देंगी, धूप से नमी नहीं रहेगी, ठीक ना। इसलिए धूप में सुखाया जाता है किसको, आम के गूदे से जो आम का पापड़ बनता है मामड़ी तांड्रा, उनको। अगला फैक्ट देखिए एनसीईआरटी में है, अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा, ठीक ना। अचार रखने से पहले क्या किया जाता है, जो शीशी है जिसमें अचार रखेंगे उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, ठीक ना। जिससे क्या होगा कि जो आम का जो पीस है उसके सड़ने के चांस बहुत ही कम रहेगा। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टाफी, इस रस आदि कई चीज़ें बनाई जाती है, ठीक ना। आम को पूरे साल चलाने के लिए क्या दिया जाता है, अचार, ठीक ना। आम का पापड़ बना दिया जाता है, चटनी बना दिया जाता है, टाफी बना दिया जाता है और आम का रस बना दिया जाता है। अगला जो फैक्ट है देखिए, किसी ब्रेड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि तथा उसके मूल्य का पता चलता है, ठीक ना। किसी भी ब्रेड का या अन्य उत्पाद का पैकेट देखने से क्या मिलता है हमको जानकारी,
उस सामान के बनने की तिथि का पता चल जाता है, डेट का कि किस दिन बना है, और उसके मूल्य का पता चल जाता है कि कितने का सामान है। पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री और सामान के वजन के बारे में भी पता चलता है, ठीक है ना। उस उत्पाद को कब तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री का पता चलता है कि किस किस चीज़ से बना है सामान, और सामान के वजन का भी पता चल जाता है। ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के समान साथ ब्रेड पर आ जाते हैं, ठीक ना। जो ब्रेड पर फफूंद है तो ब्रेड के सड़ने के कारण आते हैं। हवा में जो फफूंद है, जीवाणु है, ठीक ना, वो तैरते रहते हैं जो कि हवा के साथ ब्रेड में चले जाते हैं। अगला जो फैक्ट है देखिए, किसी पानी से भरे हुए बर्तन में नमक की उचित मात्रा डालने पर अगर उसमें नींबू डाला जाए तो नींबू तैरने लगती है, ठीक ना। किसी पानी से भरे हुए बर्तन में यदि नमक की उचित मात्रा डाला जाए, ठीक ना, नमक की उचित मात्रा डाला जाए और अगर उसमें नींबू डाला जाए तो नींबू क्या होने लगेगा, तैरने लगेगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व। क्या है हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व? तो देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। देखिए हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। ये हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, ठीक ना। यदि प्रोटीन हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगा। स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जिस भोजन में प्रोटीन पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? शरीर वर्धक भोजन कहेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है देखिए, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशा मतलब फाइबर की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशें रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। जो आहारी रेशा है उसको क्या कहा जाता है? रुक्षांश कहा जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होती हैं, ठीक है। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें जब भी सब्जी और फल धोएं तो क्या करें? बिना छिलका उतारे ही धोया जाए जिससे विटामिन नष्ट ना हो। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है देखिए, हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। हमारे पेट का जो तापमान है कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। और पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है, ठीक ना। जब भी पेट में कोई भी रस पाया जाएगा तो कैसा होगा? अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, और यह भोजन को पचाने में मदद करता है। जब दस्त लगते हैं या उल्टियां होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए, ठीक ना। जब भी हमको क्या लगता है? दस्त लगता है और उल्टी लगता है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी क्या होता है? निकल जाता है, जिससे क्या होता है? जो शरीर है उसमें पानी की कमी हो जाता है, ठीक ना। तो इसकी आपूर्ति की जाए पानी की। जब तक उल्टियां दस्त हो तब तक थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए, ठीक ना। तो जब तक उल्टियां और दस्त हो तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत जरूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती है लेनी चाहिए, ठीक ना। घरेलू दवाइयाँ भी रोकनी चाहिए उल्टी दस्त रोकने के लिए। और यदि छोटा बच्चा है तो उसको माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। और यदि आप पानी पी सकते हैं बार बार तो शक्कर और नमक उस पानी में जरूर मिलाना चाहिए। पकाने के तरीके जो एनसीईआरटी है उसमें एक टॉपिक दिया है पकाने के
तरीके। तो देखिए भोजन कैसे पकते हैं, तो भूनकर पकते हैं, उबाल कर पकते हैं, तलकर पकते हैं और सेंक कर पकते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है देखिए, अगला फैक्ट एनसीईआरटी में तो ऊंधियू के बारे में दिया है। तो ऊंधियू क्या है देखिए, ऊंधियू क्या है, तो ऊंधियू के बारे में एनसीईआरटी में दिया है, सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जियों को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को ऊंधियू कहते हैं, ठीक ना। गुजराती में ऊंधियू का मतलब है उल्टा, ठीक ना। क्या करते हैं कि सर्दियों के दिनों में सब्जियों को एक मटके में भर देते हैं और मटके में क्या कर देते हैं, सील बंद कर देते हैं, और सील बंद करके कोयले के अंगारों में उल्टा लटकाकर सब्जियों को पकाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, ऊंधियू कहा जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला फैक्ट देखिए ऊंधियू के बारे में, तो क्या है, ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। ऊंधियू के साथ क्या खाया जाता है, मिट्टी के चूल्हे में पकी हुई बाजरे की रोटियां, साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट दिया है तो वो क्या दिया है, लिंग हूं फेन के बारे में दिया है। तो देखिए लिंग हूं फेन क्या होता है। लिंग हूं फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है। इसे हांग खांग में खाया जाता है, ठीक ना। लिंग हूं फेन क्या है, सांप का मांस है। इससे जो पकवान बनाया जाता है सांप के मांस से, उसको लिंग हूं फेन कहते हैं। और ये कहाँ खाया जाता है, तो हांग कांग में खाया जाता है। अब देखिए पंजाब में क्या फेमस है, तो राजमा चावल फेमस है और छोले भटूरे फेमस है, ठीक ना। पंजाब में क्या फेमस है, राजमा चावल फेमस है और छोले भटूरे फेमस है। ये भी आपको ध्यान में देना है। अब देखिए अगला जो फैक्ट है एनसीईआरटी में, तो वो थ्रेसिंग या गहाई के बारे में है और निष्पादन विधि के बारे में है। तो देखिए थ्रेसिंग क्या होता है, काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग करना या गहाई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीट कर अनाज के बीज निकाले जाते हैं और डंठल को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेसर द्वारा भी किया जाता है, ठीक ना। तो गहाई है एक प्रकार का, कोई भी फसल है तो उसको पीट कर, हमारे यहाँ तो उसके ऊपर पशुओं को चलाया जाता है और ट्रैक्टर को चलाया जाता है, और इससे कंबाइन मशीन या थ्रेसर द्वारा भी यही काम किया जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अपना क्या है, अगला जो फैक्ट है वो क्या है, विनोइंग है, जिसको क्या बोलते हैं, निष्पादन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निष्पादन। क्या बोलेंगे, निष्पादन। तो निष्पादन क्या होता है देखिए, इस विधि के उपयोग से हल्के भूसी के कणों को अनाज के बीजों जैसे गेहूं दाल आदि से अलग किया जाता है, ठीक ना। जो विनोइंग है, निष्पादन है, इससे क्या करते हैं, जैसे भूसी वाले अनाज हैं तो उन अनाजों से भूसी को अलग करते हैं। इस विधि में भूसी के कण हवा के द्वारा उड़ाकर दूर कर दिए जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है निष्पादन के बारे में। अब देखिए अगला जो फैक्ट है एनसीईआरटी में, वो है दीपावली के बारे में। तो देखिए दीपावली अमावस्या को मनाया जाता है तथा होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, ठीक ना। दीपावली किस दिन मनाया जाता है, तो अमावस्या के दिन मनाया जाता है और होली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक ना। और एनसीईआरटी में एक टेक्निकल पार्ट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है GIF इन द चैट, ठीक ना। ये क्या किया जाता है, बिना बोले इसमें संचार किया जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब अगला जो फैक्ट, एक और फैक्ट दिया है एनसीईआरटी बुक्स में, तो देखिए वो दिया है दादी माँ का नुस्खा, ठीक ना। तो दादी माँ के नुस्खे में एनसीईआरटी में क्या दिया है, तो देखिए गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, ठीक है, भर लिए। इससे कुछ बूंदे नींबू के डालो, ठीक ना। गुलाब जल और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें कुछ बूंद नींबू के डालना है।
इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती, ठीक ना। मतलब दादी माँ के नुस्खा में बताया गया है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में मिलाओ, उसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो और इसके इस्तेमाल से क्या होती है, सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। और एनसीईआरटी में एक और फैक्ट दिया है उड़ीसा राज्य के बारे में। तो देखिए, उड़ीसा में चित्रपट कला बनाई जाती है और एल्यूमिनियम की खान है उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या है, एल्यूमिनियम की खान है और यहाँ चित्रपट कला बनाई जाती है। तो दोस्तों, आज ये जो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स का हम पढ़ा रहे थे, तो आज ये पूरा कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। तो आज के बाद हम एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स जो कि कक्षा 3, 4 और 5 आधारित है, ये कंप्लीट करते हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स में ईवीएस से 30 नंबर का क्वेश्चन इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स था, तो उसमें हमने पूरे 11 पार्ट बनाए हैं। कितने पार्ट बनाए हैं? 11 पार्ट। तो आप पूरे के पूरे यदि 11 पार्ट को देख लेते हैं तो आपका 30 नंबर कहीं नहीं गया है, आप 30 नंबर सीटेट जैसे एग्जाम में लेकर ही आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए क्या, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।